नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे डबल इंजन की सरकार के आगामी बजट सत्र की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से आहूत किया गया है। एक और जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने को तैयार है, संकल्प पत्र के 50% से अधिक वादे पूरे करने को लेकर जहां एक और विधानसभा में सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपाने को तैयार है, आतुर है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी सरकार को घेरने को तैयार है, रणनीति बना रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, एक और बजट सत्र, डबल इंजन की सरकार, चुनावी माहौल में जब प्रचार किया गया डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता को सौगात देगी, लेकिन जिस प्रकार का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिलों को खत्म किया गया है, स्कूलों पर कैंची चली है, अब नगर निकायों पर कैंची की तैयारी है, बजट सत्र सामने है। बजट कैसा आपको लग रहा है कि अब सरकार डबल इंजन की सरकार से जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी? जितेंद्र जी। आशीष जी, आप देखिए, भाजपा सत्ता में आने से पहले से इन लोगों ने जिस तरीके से एक बड़ा एक एजेंडा अपना बनाया और डबल इंजन को लेके बार बार जनता के बीच में गए और उन्होंने भ्रमित किया, और उस लोभ लालच में जनता को इन्होंने ठगने का काम किया और ठग कर सत्ता बनाने में ये लोग सफल रहे। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 14 महीने हो गए हैं। इन्होंने, आप देखिए, मैं शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगार, हॉस्पिटलों की हालत खराब, ना जाने कितनी सारी इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करके कंजर खोपने का जो इन्होंने काम किया है, बहुत ही हालत खराब है। और आप अब बजट की बात करेंगे, बजट में अब ये आने वाले हैं ये, तो इसलिए जनता का भरोसा इनसे पूर्ण रूप से उठ चुका है। आज शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं, इन्होंने 450 से ज्यादा स्कूल बंद करने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो निजी जो स्कूल है, निजी शिक्षण संस्थान है, कहीं ना कहीं इनका उनसे मेलजोल हो चुका है। और जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूल के अंदर गरीब परिवारों के लोग पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ते हैं? मैं इनसे डेटा मांगना चाहूंगा। दूसरी, इसलिए इन्होंने पूर्णतः उन पे खंजर घोंपने का काम किया है, कुटाराघात करने का काम किया है। उसके अलावा आप देखिए, शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इन्होंने 51 स्कूल नहीं 61 स्कूल दिव्यांग जो होते हैं, जो बिल्कुल बेचारे पूर्णतः असमर्थ होते हैं, उनके गहलोत सरकार ने उनके लिए एक स्कूल खोले, उन स्कूलों को भी इन्होंने बंद करने का इन्होंने काम किया। यह रही शिक्षा की बात। मैं आता हूं चिकित्सा की बात। आज हॉस्पिटलों की हालत खराब है, एम्बुलेंस की हालत खराब है। कहीं आप देखिए, किसी हॉस्पिटल में चूहे आते हैं, चूहे की करतूतें आपको पता है। चूहे जिस तरीके से वह सोते हुए पेशेंट के साथ में बेचारे, उनको जिस तरीके से काम होता है, वो सारी इनकी पोल चिकित्सा की जनता के सामने आ गई। गरीब का इनसे भरोसा उठ गया। इसके अलावा आप देखिए, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए राजनीतिक राजस्थान को लेके जिस तरीके से इन्होंने लुटाने का काम किया। पहले भी कांग्रेस सरकार ने इनसे मांग करी थी कि आपने जो एमओयू किए हैं उनको भैया खोलिए जनता के सामने। डबल इंजन कब तक आप गुमराह करते रहोगे? लोकसभा का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, आपने भ्रमित करके बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया और आपने वोट हासिल किए और आप सफल हुए। लेकिन जनता माफ नहीं करेगी और हम सत्र को इस तरीके से नहीं चलने देंगे। जनता ने चुन के इसलिए भेजा है कि आप राजस्थान में युवाओं के लिए, लोगों के लिए जन लोक कल्याणकारी योजना लेके आओगे। एक भी आप मुझे फ्लैगशिप योजना बता दें जो राजस्थान के लिए जन लोक कल्याणकारी योजना के रूप में साबित हुई हो। सरकार पूर्णतः फेल है। आज महिलाओं को लेकर हम बात करते हैं तो महिलाओं की हिंसा में वृद्धि 12.9% सत्ता में आने के बाद में वृद्धि हुई है। यह सरकार का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा जीएसटी को लेकर आपने देखा होगा, गब्बर सिंह टैक्स क्या हालत है। उसके अलावा कानूनी रूप से आप देखिए कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जयपुर में आए दिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, पूरे राजस्थान में हालत, पूरा राजस्थान शर्मसार है, घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आखिर आप क्राइम कंट्रोल पर आपका कंट्रोल क्यों नहीं? सिर्फ आप क्या भरतपुर से राजस्थान में सत्ता बनी है?
पूरा फोकस सिर्फ एक जिले पे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी भरतपुर से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस भरतपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है भाई साहब, जयपुर की हालत देखिए आप, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पे आपकी सारी चीजें चौपट है। ठीक है। और आप देखिए मुफ्त दवा योजना सरकार, कांग्रेस सरकार लेके आई, 150 से ज्यादा दवाएं खत्म होने की कगार पे है, मेडिकल की ये हालत है इनकी। ठीक है, कौन जवाब देगा? चलिए नमित जी, सवालों की झड़ी लगा दी है। जितेंद्र जी ने जिस प्रकार से कहा कि चाहे शिक्षा की बात करें या चिकित्सा की बात करें, स्कूलें बंद की जा रही हैं, जिले कम किए जा रहे हैं, निकायों पर कैंची चलाई जा रही है, एक भी ऐसी योजना गिनाने के लिए बीजेपी के पास में नहीं है जो जन कल्याणकारी योजना के नाम पर उसे जाना जाए। सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है, या फिर कांग्रेस राज में जो योजनाएं चली उनको तोड़ मरोड़ करके, चिरंजीवी योजना की बात कर लें, ऐसी जो योजनाएं हैं सिर्फ उनको तोड़ मरोड़ करके उसके जो फीचर्स थे, पूरा बेनिफिट था, वो भी जनता को नहीं मिल रहा है। नमित जी। जी आशीष जी, देखिए मेरे मित्र ने बहुत कुछ बोला, मैं बीच में नहीं बोला, ये भी नहीं बोलेंगे, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ एक एक। इनकी जो बातें इन्होंने रखी जी, हालांकि जो बात इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, पिछले 12 महीने 14 महीने की जो बात कर रहे हैं, तब से कहाँ पर है? केवल और केवल जब विधानसभा का सत्र चलता है, जो प्रदेश के लोगों की जन कल्याणकारी योजनाएं जहां बनती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वहां काम करने के लिए, विकास के मुद्दे के लिए, वहां पे नई योजनाओं के लिए विधानसभा आहूत की जाती है, तब बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल वहां हंगामा करने आती है, सड़क पर तो ये कभी गए नहीं, इन्होंने कभी उतरे ही नहीं। जिस तरह से इन्होंने 5 साल शासन को भी गलत तरीके से चलाया, कभी शासन को भी अच्छे रूप में नहीं लिया, वैसे ही विपक्ष की हालत इनके। पहले ये कुर्सी लड़ते रहे, होटल खेलते रहे, और अभी विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के पद पर लड़ रहे हैं। जो इनके एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष जी है डोटासरा जी, और वो जो इनके नेता प्रतिपक्ष जिनको बनाया गया, तथाकथित बोलूंगा मैं, जिनको बनाया गया, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब भी कभी कोई सवाल आता है, जवाब देने की बारी आती है टीकाराम जूली जी की, और डोटासरा जी खड़े हो जाते हैं। तो इनके अभी समन्वयक नहीं है, इन पे ये आपस में पहले तय कर ले कि कौन नेता रहेगा। अभी जब बात चल रही उपचुनाव की, तो उपचुनाव में इनके नेता कहीं थे ही नहीं, न कभी अशोक गहलोत जी गए, न सचिन पायलट जी गए, दोनों ने एक सीट पकड़ ली खुद की, बाकी 5 सीटों पर कोई था नहीं। तो इस तरह से चुनाव लड़ाई नहीं तो हारोगे। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने जो काम किया 14 महीने में, उसको लेकर हम गए, और जनता ने हमें मैंडेट दिया है और सीटें जिताकर भेजी है। रही बात विकास की, देखिए आशीष जी, मैं बात करना चाहता हूँ, जो हमने 12 महीने में किया, पिछले 12 महीने की हम बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत विशेष प्रावधान किए गए, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 15,880 जनजाति लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए। लगभग 25 पेज की योजनाएं हमने लागू करी है। मैं पढ़ते लगूंगा तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा। नई योजना क्या ऐसी जो आपकी सरकार लेकर के आई है, जो पिछले कार्यकाल में नहीं थी, गहलोत राज में नहीं थी, और भजनलाल सरकार नई योजना लेकर के आई है? साथ ही साथ राइजिंग राजस्थान को लेकर के करोड़ों रुपए व्यर्थ में बहाने का भी आरोप लगाया गया। जी देखिए, जो करोड़ों रुपए बहाए हैं उसका रिजल्ट अब आएगा। वो उसको कांग्रेस पार्टी बहाना कहती है, हम कहते हैं हमने खर्च किए हैं, हमने लगाए हैं राजस्थान की प्रगति के लिए। जब उसका रिजल्ट आने लगेगा, उसके परिणाम आने लग रहे हैं अब धीरे धीरे। आप देखिए कि आईफा अवार्ड, जो हिंदुस्तान में मुंबई के बाद दूसरा जयपुर ऐसा शहर है जहां आईफा अवार्ड हो रहा है, वो एक अपने आप में कार्यक्रम। राजस्थान की जो प्रतिभाएं हैं, जो टूरिज्म को बढ़ाएगी, टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, जो प्रतिभाएं है इस क्षेत्र की, मनोरंजन के क्षेत्र की, वो निकल कर आएगी। वैसे ही राइजिंग राजस्थान में जो MOUs हुए हैं, उनको जमीनें मिलना शुरू हो गई है। जो उद्योगपति है, जो बड़े निवेश करने वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं। आप देखिए कि जो राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र है, मान लो जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, वहां भी जो टूरिज्म बढ़ा है, अभी पिछले 6 महीने में जो टूरिज्म बढ़ाया है, उसके बाद राइजिंग राजस्थान के तहत जो MOUs हुए हैं, उनमें वहां पर जो फसलें उगाई जाती है, या जिस तरह से वहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए बड़े जो MOU हैं, वो अपने आप में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गया राजस्थान, जहां सौर ऊर्जा को लेकर आगामी सालों में हम ऊर्जा पैदा करने वाले हैं। देखिए आशीष जी, जहां हम पहले पूर्ववर्ती सरकार में बात करते थे बिजली की, बिजली हम खरीदनी पड़ती थी, करोड़ों रुपए की बिजली हमने खरीदी और डबल दाम पर खरीदी, और वो भी गलत तरीके से खरीदी गई। हम बात कर रहे हैं आगामी 1 साल में हम बिजली बेचने वाले बन जाएंगे, वो काम हम कर रहे हैं। देखिए, सरकार चलाना 5 साल के लिए सरकार बनती है कोई भी,
दोबारा उसका रिपीट होना जनता पर तय करता है। लेकिन कभी भी सरकार सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कोई भी सरकार हो, आने वाली सरकार के लिए या आने वाले समय के लिए आप उसको गड्ढे में डाल जाओ, करोड़ों अरबों रुपए को कर्जे में उतार कर चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन लाल जी की सरकार जो कर रही है वो ये कर रही है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने। राजस्थान में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो तेजी से गति पकड़े, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो हम बनाना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर राजस्थान में जो राजस्व की प्राप्ति होगी उसके बाद हम एक नई ऊंचाइयों पर होंगे। सड़कों की बात ले लीजिए आप, जो नए हाईवेज बन रहे हैं, 6 ग्रीन एक्सप्रेसवे भजन लाल जी की सरकार बना रही है, और इसकी डीपीआर बनने वाली है। मार्च इसकी अंतिम तिथि है। मार्च में जब डीपीआर बनकर आएगी तो राजस्थान को खुद के अपने स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर नए 6 एक्सप्रेसवे मिलेंगे। तो ये जो लेकिन शिक्षा को लेकर इन्होंने आरोप लगाया, शिक्षा को लेकर आरोप लगाया कि 400 स्कूलें बंद की जा रही है, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को ढंग से नहीं चला पा रहे हो, सिर्फ कमियां निकाली जा रही है कि पिछली सरकार ने क्या कमी रख दी, किन नियमों का उल्लंघन करके ये स्कूलें खोल दी गई हैं और हम बंद कर रहे हैं। देखिए आशीष जी, मैं 2.5 मिनट से बोल रहा हूं। मैंने 2.5 मिनट में मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड पिछली सरकार पर बोला होगा। मैं अपनी सरकार पर बोल रहा हूं। हमें गिनाने के लिए बहुत काम है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हम सकारात्मक जो बात करते हैं, सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा पिछली सरकार लड़ाई लड़ने में लड़ी, कोई बात नहीं है, वो उनकी बात है। लेकिन अब विपक्ष में है, अगर आपको कोई कमी नजर आती है उतरिए ना सड़क पर। कम से कम भी 35 बार, पिछली बार विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी जब गहलोत सरकार थी, 35 बार हम सड़कों पर उतरे, हमने बड़े प्रदर्शन किए, क्योंकि आपने काम नहीं किया था। आप उतरिए ना। अगर भजन लाल जी की सरकार काम नहीं कर रही है तो विधानसभा में क्यों हंगामा करते हैं? सड़क पर उतरिए, जनता के लिए लड़िए, आवाज उठाइए, आपको अधिकार है, कोई मना नहीं करता है। देखिए, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, जिन अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात की जा रही है, मैं हमारे गांव का उदाहरण देता हूं। वहां पे 750 बच्चियों का रजिस्ट्रेशन था कन्या विद्यालय में जी। तो जब से उसको इंग्लिश मीडियम किया गया, वो कन्या विद्यालय में बच्चे भी पढ़ने लग गए, क्योंकि ये बड़ा फॉल्ट था, एक बहुत बड़ा फॉल्ट था, जो उसकी वजह से वहां बच्चे पढ़ने लग गए। तो जो बच्चियों को पहले पढ़ने नहीं भेजा करते थे, वो पढ़ने जा रही थी। मैं नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गई, पिछली कांग्रेस सरकार में भी वो बच्चियां पढ़ने जाती थी। लेकिन पिछली गहलोत सरकार ने जिस तरह से अंग्रेजी मीडियम उनको स्कूलों को किया, उसके बाद उन जो वहां पे जो संख्या है नामांकन की, वो संख्या घटकर 150 रह गई पिछले साल, और इस साल केवल 50 बच्चे हमारे वहां पढ़ रही थी, क्योंकि घर के माता पिता या बच्चे वहां नहीं जाना चाहती जहां बच्चों का मिक्स स्कूल है। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल का ये बड़ा फॉल्ट था। इसके बाद गहलोत सरकार ने वहां पे जो लेकिन बहुत सारी स्कूलें ऐसी भी थी जहां पर वेटिंग चल रही थी, वहां पर नामांकन को लेकर के जैक लगानी पड़ रही थी। कहीं राजनेता जैक लगा रहे थे, कहीं अधिकारी जैक लगा रहे थे उन स्कूलों में नामांकन कराने के लिए। जी, वो हमने बंद नहीं करी, वो चालू है। इसका हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन करवाकर जिन स्कूलों में 30% से कम नामांकन रह गए, वहां पर हमने उसको मर्ज करने का काम बंद नहीं किया, मर्ज किया है। जो पहले स्कूलें चल रही थी हिंदी मीडियम, वहां मर्ज किया है। ठीक है। और इन्होंने संसाधन को जुटाए नहीं थे, टीचर कोई रखे नहीं थे इंग्लिश के, इन्होंने भर्तियां कोई निकाली नहीं थी, भर्तियां निकाली थी जिसमें फिर आप पूरा जग जाहिर है कि किस तरह से 19 पेपर लीक हुए और वो भर्तियां सारी की सारी रुक गई। भजन लाल जी की सरकार की नीयत अच्छी है, हम अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ कोई कुटाराघात नहीं होगा, हम उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर है, और उनके लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे। जितेंद्र जी, बिना सोचे समझे स्कूलें खोल दी गई, अव्यवस्थाएं देखने को मिली है जिस प्रकार का जिक्र किया नमित जी ने, और जिसके चलते इस सरकार को मौका मिला है उन स्कूलों को बंद करने के लिए, या यूं कहें कि उन स्कूलों को मर्ज करने का मौका मिला है। जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि देखिए कि हमारा जो भारत देश है, ये हिंदू संस्कृति वाला भारत देश है। हिंदी हमारी भाषा, मातृभाषा है, और प्रदेश भी जो हमारा राजस्थान है, मैक्सिमम जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र, जो कंट्री साइड जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वह हिंदी भाषा का बहुत बड़ा बोलबाला होता है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को इसलिए गहलोत सरकार में माननीय गहलोत साहब लेके आए कि जैसे गरीब पिछड़ा वर्ग जो है वो कम से कम अपने सपने साकार कर सके, क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं होता है, संसाधनों का अभाव होता है कि वो अपने सरकारी स्कूल में जाके और अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज सके और वो अपने जीवन और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सके। जब ऐसी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा जब लागू की जाती है तो निश्चित रूप से उन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक समय लगता है व्यवस्थाओं को। ऐसा नहीं होता कि बिना सोचे समझे सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद भी ये जब जनता के बीच में हमने कहा कि कैसे गरीबों का भला हो, कैसे शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा हो, जिससे के बीच में अमीर गरीब के बीच में एक खाई जो एक बड़ी जो पटी हुई है उसके बीच में
उसमें गैप कैसे कम हो। तो इन सब चीजों को सोचते हुए लेके कांग्रेस सरकार इन सब चीजों को लेके आई। लेकिन आपने आरोप लगाया कि इन्होंने शिक्षकों की नियुक्तियों को लेके, आप डबल इंजन की सरकार हो, आप सत्ता में आए हो, तो आप बजाय बंद करने के सुधारने का काम करते, इसमें आपकी वाहवाही ज्यादा होती। आप उनके सपनों को चूर करने का आपने जो काम किया है। लेकिन 12वीं तक के स्कूल आपने इंग्लिश मीडियम कर दी। इंग्लिश मीडियम में ऐसा होता है कि जब बच्चा शुरू से इंग्लिश मीडियम में जाता है तो वो आगे जाकर के उस क्लास का स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाता है। अगर किसी बच्चे ने 10वीं कक्षा तक हिंदी मीडियम में पढ़ी है और आपने 11वीं में वहां पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल उसको अवेलेबल करवा दी है, तो उसके तो काम की नहीं है। इंग्लिश में कैसे वो उस चीज को कवर कर पाएगा? सर देखिए कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, ट्यूशन, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी वो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि बहुत, हाँ मात्रा परसेंटेज लेवल जो उनका कम होता है, बट हिंदी में भी रहने के बाद भी उनकी इंग्लिश का बहुत अच्छा होता है और कम मात्रा में। लेकिन उनको एक मौका तो दिया ना सरकार ने। आप इसको ऐसे हवाई उड़ा तो नहीं सकते, मौका दिया है। और निश्चित रूप से जब आप किसी भी चीज को धरातल में उतारने की बात करेंगे तो कठिनाई आएंगी, है ना, तो वो समय लगेगा। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, राजस्थान में कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे कोटा की साख पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक बड़ी साख है। एक वर्ष के अंदर आपने देखा कि 20 छात्रों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या का सिलसिला तो आपकी सरकार में भी चल रहा था। अरे सर, सरकार ने किया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके अनर्गल जो आरोप जिस तरीके से आपके जनप्रतिनिधि देते हैं, बजाय उनके आप सोचिए। मैं कहता हूं कि आप विपक्ष से इस बात की सलाह लीजिए, विपक्ष आपका साथ देगा। आखिर क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? शायद बजट सत्र में हो सकता है सरकार इस मामले में भी कुछ कदम उठाने जा रही है, जैसी खबरें आ रही सूत्रों के अनुसार। सर, सरकार कदम उठाए, हम चाहते हैं सरकार कदम उठाए, क्योंकि राजस्थान की साख का सवाल है। आज देश भर से वहां शिक्षा कोटा नगरी के अंदर जो आते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बदनाम हो चुका है। तो इस पे भी इनको एक शिक्षा प्रणाली के अंदर कोई सुधार करना चाहिए। जो सुझाव दीजिए, लेकिन इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का काम करें। उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान, राजस्थान में बाजरे को लेकर क्या हुआ? हमारे राजस्थान में बाजरे का उत्पादन देश में सबसे ज्यादा होता है। सेंटर ने इसकी रेट 2625 रुपए रखी, लेकिन एमएसपी को लेकर राजस्थान ने क्या किया? अरे भाई, आज हमारा मैक्सिमम जो भाग है किसान भाग है, और यदि किसान को उसकी किसानी का, उसकी फसल का उत्पादन ठीक नहीं मिलेगा, उसकी रेट ठीक नहीं मिलेगी, तो किसान के साथ होगा क्या? कौन सोचेगा? जब सरकारें डबल इंजन की सरकारें नहीं, कौन सोचेगा? अब आपके पास तो यह बहाना भी नहीं है कि साहब केंद्र में सत्ता आपकी नहीं है, आप प्रदेश में आपकी भाजपा की सत्ता है, केंद्र में, लेकिन आप कर क्या रहे हो? बिल्कुल, तो किसानों के साथ भी आप ठीक है, नमित जी आता हूं आपके पास में। बिल्कुल जी, चलिए जितेंद्र जी, चर्चा का दौर चर्चा कर रहे थे बजट सत्र को लेकर। यह बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। एक और जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, बीजेपी प्रवक्ता नमित जी से बात करेंगे। नमित जी, जितेंद्र जी ने जो आरोप लगाए, उनका कहना था कि सरकार ने एक तरीके से कोई काम किया नहीं, जो काम किए भी थे और कुछ कमी भी रह गई उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान, तो उन कमियों को दूर करके सुव्यवस्थित तरीके से जनता को तो बेनिफिट देना चाहिए था। आशीष जी, देखिए, मेरे मित्र कह रहे थे, स्कूलों के बारे में बात चल रही थी। अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल मर्ज किए गए हैं, वो यहाँ पे मर्ज किए गए हैं कि वहाँ की हालत इतनी खराब थी, जो वहाँ बच्चों की पढ़ने वाली संख्या थी, मैं बताया पहले भी कि 700-800 थी, वो 100-150 पर आके टिक गई। अगर इनकी नीयत अच्छी थी, इनको काम करना था, तो इस पर ये करते कि जो संकाय चलते हैं, हम 8 विषय 6 विषय लेकर चलते हैं दिन भर के पीरियड्स, वो पीरियड्स अंग्रेजी विषय के 2 बढ़ा देते तो भी वो काम चल जाता। लेकिन जिस तरह से स्कूल खोले गए और जो वहां के जो टीचर्स थे, वहां सर्वे कराया गया, उनको खुद को इंग्लिश नहीं आती पूरी तरह से बोलना, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना, और वो जो उनके जो सब्जेक्ट, जो उनकी किताबें छप कराई, वो अंग्रेजी में छप कराई, बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे थे। जो बेसिक अंग्रेजी शिक्षा है, वो बेसिक अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दोगे? बिल्कुल, अरे आप बेसिक अंग्रेजी शिक्षा देने के बाद आप उसमें सुधार करते, इंग्लिश मीडियम जो टीचर आपको लगता है, तो आपने मतलब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम बंद ही कर दिया आपने। मर्ज किए, बंद नहीं किए गए। आप अधूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी नहीं, मर्जी हो, मर्ज किए गए, मर्ज किए गए हैं हिंदी शिक्षा में, न कि बंद किए गए। बंद कर इंग्लिश बंद नहीं किए गए। मैं फिर आपको मैं अपग्रेड कर देता हूं, आपको बंद नहीं किए हैं, उनको मर्ज कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि बच्चों की पढ़ाई चलती रहे और आने वाले समय में जो उनका जो पहले वाला सब्जेक्ट था वो चलता रहे। और जैसी बालिका शिक्षा की बात है, जिस शिक्षा की हम बात कर रहे थे, उन सबको इंग्लिश मीडियम करके वहां पे बच्चों को भी एंट्री दे दी गई, तो वो बच्चियों की संख्या कम होती गई। तो जिस तरह से बात करते हैं महिला और बालिकाओं की,
उसके लिए हमने वापस से बालिकाओं स्कूलों को वापस उसी स्तर पर लेकर आए हैं और उसी तरह से वापस उनको चालू कर दिया गया है। आने वाला जो साल होगा उसमें बालिकाएं स्कूल वापस से उसी तरह से चलेगी। रही बात जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार विकास करने के लिए आई है और जिस तरह से पिछले 12-14 महीने में जो राजस्थान में जो विकास हुए हैं, पिछले गड्ढे जो भरे गए थे 5 साल के, वो जो गड्ढे जो भरे गए थे, राजस्थान की जो कैसा हालत खराब हो गई रोड थी, मैप क्या है? बिल्कुल बता रहा हूँ ना, एक एक बता रहा हूँ। आप सुनते सुनते पड़ जाओगे। कागज में पिछले नोट्स बना के लेके आते हो, बना के काम किया हमने, कुछ नजर इसलिए लाते हैं क्योंकि हमने किया है। जो करते हैं वो बताते हैं, जो कहते हैं जो करते हैं तो बताते हैं, ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल किसानों के साथ किया ना, चिकित्सा में बिल्कुल किया है, जो बता रहा हूं मैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर काम करते 5 साल में तो आप वापस से सत्ता में आ जाते। सत्ता ने दे रहे ना, कर रहे ना, तभी दोबारा दिया हमें, तभी हम उपचुनाव में जीत कर आए ना। 12 महीने काम करने के बाद उपचुनाव में जनता ने माइंडेड दिया ना, बरगलाने का काम कांग्रेस करती है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया है आपने, जनता के साथ धोखा हुआ है, सरेआम धोखा हुआ है। बरगला के आप जीत के आगे, लेकिन भाई साहब आप रिजल्ट क्या दे रहे हो? हालत खराब है, हॉस्पिटलों में आपका जितेंद्र जी आप जवाब लीजिए ना। आपको जब बोलने की बात कही जाती बात तो आप बोलते नहीं हो, बात तो आप बोल नहीं पाते हो। आए दिन इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए, कल पेपर लीक हुआ सर, क्या व्यवस्था कर रहे हो आप? हालत पूरा जयपुर शर्मा गया है सर। आए जयपुर की आप यही बात है, हम राजस्थान की बात करते हैं, आप जयपुर की बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान की बात करती है, ठगने का काम किया। एक एक करके अपनी बात रखें। जितेंद्र जी, बजट का मूल मॉडल होता है शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, सुरक्षा। बेसिक अगर देखा जाए तो बजट से उम्मीद होती है। बजट सत्र है और बजट सत्र से जिस प्रकार की उम्मीदें हैं डबल इंजन की सरकार से, जो जितेंद्र जी आप कह रहे हैं कि सड़क के मामले में कुछ नहीं दिया है, और नमित जी ने जवाब दिया सड़क को लेकर के, हाईवे जो बनाए गए हैं, जिस तेज गति से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। पानी को लेकर के बात करें तो ईआरसीपी योजना का जो एमओयू हुआ है उसको लेकर के, या फिर बात यमुना जल समझौते की बात करें तो पानी की बात करें, या फिर बिजली की बात करें तो सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ये जितने भी जो सेक्टर हैं, आप कह रहे हैं कि चिकित्सा के सेक्टर में प्रदेश को पीछे ले गए, तो ये कोई 1 साल के अंदर तो बैक ले जाने का काम किया नहीं जा सकता। सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिस प्रकार से योजनाएं अगर आपकी सरकार की ओर से चलाई गई है, मैंने भी इनसे जिक्र किया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका पूरा बेनिफिट कांग्रेस सरकार की ओर से जो मिल रहा था उसमें कुछ कमियां रखी गई या कुछ कटौतियां की गई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो काम किया वो तो मानने पड़ेंगे। जितेंद्र जी सर, एक फ्लैगशिप योजना बता दें, एक लोक कल्याणकारी जनता के लिए जिसको जनता को सीधा फायदा हो, एक गिना दें, एक नहीं, एक योजना कि आपने 14 महीने में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, कि आपने जनता के एक योजना मुझे गिना दे जिससे सीधा जनता को सीधा उसको फायदा पहुंचा हो। सिर्फ एक। चलिए, कागजों में आपने कहा कि साहब ईआरसीपी को लेके, ईआरसीपी अब तक कागजों में सिमटा हुआ है। चलिए जवाब ले लेते हैं, रोडों को लेके आपने बात करी, क्योंकि पूरा समय आप ले लोगे, आपका समय आप ले लोगे, मेरा समय आप ले लोगे, बोल रहा हूं ना, लेकिन आप बीच में मत बोलना, बीच में नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला। समय की सीमा, ईआरसीपी की बात कर रहे हैं हम, ईआरसीपी योजना पूर्वी राजस्थान के लिए जिस तरह से जनहित है, पूर्वी राजस्थान को आप क्या राजस्थान में नहीं मानते क्या? फ्लैगशिप क्या होती है? पूर्वी राजस्थान का हिस्सा नहीं है कि वहां के किसान, वहां के गरीब आपका राजस्थान का हिस्सा नहीं है? आप उनकी बात नहीं करते हो। आपने पूरे 5 साल उनके लिए कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? हम कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों बात नहीं करना चाह रहे? वहां की जो पूर्वी राजस्थान की जो जनता है, वहां के जो किसान है, कितने खुश हैं, उनके लिए संजीवनी बना है। मैं किसान का सभी किसान के बेटे ही हैं, सभी किसान के बेटे हैं, सब में भी पूर्वी राजस्थान से आता हूं। समय की ऐसी बात करने से कुछ नहीं होता। जिस तरह से आपने राजस्थान को गर्त में धकेला, हम वो बात नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सभी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, राजस्थान को सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, हम उसको आगे ले जाने के लिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं नए उद्योग धंधे खोलने की, किस तरह से सरकारी नौकरियों के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें किस तरह से नौकरियों को तलाशा जा सकता है, किस तरह से राजस्थान में नौकरियों को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, पानी आ रहा है तो उद्योग धंधे भी आएंगे, उद्योग धंधे आएंगे तो नौकरी आएगी। राजस्थान का युवा राजस्थान में नौकरी मिल सकती है उसको, ऐसा हम कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक दिन में सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले काम कौन सा किया? राइजिंग राजस्थान। पिछली सरकार ने अंतिम वर्ष में किया, हमने पहले वर्ष में इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अभी 4 साल है, उसको पूरी तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या कमियां रह सकती है, और जो निवेशक है उन निवेशकों ने भी ये बात की
कि ये बहुत अच्छा लगा, हम निवेश इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक सरकार को पकड़ तो सकते हैं। जिन सरकार ने हमारे साथ एमओयू किया है वो हमें बात करती है जमीन देने की, वो हमें बात करते हैं ऊर्जा देने की, वो हमें बात करती है पानी देने की, तो हम पकड़ लेंगे इस सरकार को कहां जा रही है। 4 साल तो यही है, इसीलिए हमने ये कार्य पहले वर्ष में किया। ये नियत की बात होती है। ऐसे हम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉलेज खोले जा रहे हैं वो इसी का ठीक है। चलिए, समय की सीमा है, चलते चलते एक मिनट में आप दोनों से मैं रिव्यू चाहूंगा। बजट सत्र को लेकर के विपक्ष की क्या तैयारी है, जितेंद्र जी? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, किसान, कर्मचारी, इन सभी वर्गों के साथ इन्होंने कुठाराघात किया है और आम जन गरीब के लिए कोई भी फ्लैगशिप ये योजना नहीं लेकर आए। गिनाने के लिए बहुत सारे पेपरों में वर्क तैयार करते हैं, जुमलेबाजी की सरकार है और इनकी सारी पोल, अभी सत्र शुरू होने वाला है। हम पूर्ण रूप से जिस तरीके से जनता को ठगा इन्होंने और वोट लेने का काम किया, बार बार वोट लेने का काम किया, इनका आईना हम जनता के सामने खोलेंगे और बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है 14 महीने के अंदर। हम इनको जवाब देंगे विपक्ष में। चलिए नमित जी, 1 मिनट में बजट सत्र की क्या तैयारी है? जी, बजट सत्र की बहुत अच्छी तैयारी है। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार करना चाहती है, हम उसकी तैयारी कर चुके हैं और राजस्थान को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा, बहुत सारी नई नई योजनाएं आने वाली है। सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को, नमित जी। जी बिल्कुल मिलेगी और सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान की जनता को चाहिए, जो पिछले वर्षों में नहीं मिल पाया वो मिलेगा। बस मेरी यही गुजारिश है कि विपक्ष इसमें जो योजनाएं आ रही है राजस्थान के विकास के लिए, उसमें बाधा नहीं बने और जो बजट सत्र आ रहा है उसको अच्छे से चलने दे और अपनी जो बात है वो रखे। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमित जैन जी बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र सिंह नरूका जी। आज के एजेंडा में हमने चर्चा की बजट सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष की क्या तैयारी। एक और जहां सत्ता पक्ष डबल इंजन की सरकार का एहसास कराने में जुटा हुआ है, आगामी बजट सत्र को लोक लुभावन बनाने में जुटा हुआ है। प्रदेश की जनता उम्मीद लिए बैठी है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भजनलाल सरकार किस प्रकार का बजट राजस्थान की जनता को दे पाती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।